नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी यूपी स्पेशल है, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल है, जिसका आज का टॉपिक है आपका भौगोलिक संरचना और उसकी जलवायु। ये उत्तर प्रदेश में भौगोलिक संरचना और उसकी जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके, आज सारी इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। दोस्तों पेन कॉपी में साथ लेके बैठिए, नोट डाउन करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के लिए, और अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करिए आप। अगर आपका कोई कमेंट है, आपको सुझाव देना चाहते हैं तो हमें आप मेल पे या हमें कमेंट बॉक्स पे आप जरूर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न आज का पहला वाला क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने इसको पहले रखा है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी जलवायु होती है, ठीक है ना। दूसरा हमारा पॉइंट कहता है उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट कहता है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को किस देश की सीमा स्पर्श करती है। तो दोस्तों याद रखिए, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसको नेपाल जो देश है उसकी सीमा स्पर्श करती है ये दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में एक बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको प्रश्नों को छांट कर रखा है। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी जो है सीमा किस राज्य से मिलती है। दोस्तों आप दिशाओं का जरूर ध्यान रखें, पूर्वी की बात करता है इसीलिए मैंने उसको कलर से मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो पूर्वी सीमा किस राज्य से मिलती है, तो वो बिहार राज्य से मिलती है। और गंगा के ऊपरी मैदान जो मैदानी भाग है उसकी जलवायु कैसी है दोस्तों, तो गर्म और आर्द्र जलवायु है। और अगर वहाँ के तापमान की बात करें, क्योंकि तापमान कई बार पूछ लिया जाता है, गंगा के ऊपरी मैदानी भाग का जो तापमान है कैसा रहता है, तो 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ का तापमान रहता है। अगला हमारा पॉइंट कहता है गंगा के मध्य मैदानी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो वो कांप मिट्टी होती है दोस्तों, ठीक है ना। कांप मिट्टी होती है, इसके बारे में अगर आपको आगे पता भी चलेगा कैसी होती है, ठीक है ना। चलिए गंगा के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। मध्य मैदानी में कांप मिट्टी, पूर्व मैदानी में जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है बुंदेलखंड व बघेलखंड के भूभाग उत्तर प्रदेश के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो दक्षिणी पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है ना। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में खादर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है। तो यूपी में जो खादर की तंग पट्टी है वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। उम्मीद करता हूँ आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप इसके बिल्कुल भी ना करें क्वेश्चन को। चलिए अगला हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर की ओर बढ़ता है। तो तापमान जो होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, ठीक है ना दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसत वर्षा कितनी होती है। हमारा यूपी आपको पता है, इसमें वर्षा ऋतु में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, यानी 70 से 80% वर्षा हो जाती है, जो कि ऋतु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगला हमारा पॉइंट है यूपी में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। तो आपको पता है हमारे यूपी में जो वर्षा आती है वो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है उससे आती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा बंगाल की खाड़ी के साथ। प्रश्नों को दोस्तों आप इस ध्यान से पढ़िए कि अगर आपसे उत्तर के हिसाब से प्रश्न को घुमाए तो भी आपका सही होना चाहिए, और प्रश्न के हिसाब से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ तो सही जाना ही चाहिए ना। तो प्रश्न को और उत्तर को दोनों को बहुत सही तरीके से सावधानी से पढ़ना है, ऐसा नहीं है सिर्फ उत्तर को रट लें आप। चलिए यूपी की सीमा के अंतर्गत आकर गंगा जो है, गंगा से मिलने वाली नदियों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। तो गंगा से जब यूपी में गंगा अपनी एंटर कर जाती है तो कौन कौन सी नदियाँ उससे मिलती हैं। तो रामगंगा, यमुना और गोमती, ठीक है ना। ये सारी नदियाँ अपनी जो गंगा नदी से आकर मिल जाती हैं यूपी में। अगर हम बात करें गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जो काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो गोमती नदी जो है वो गंगा से गाजीपुर से मिलती है। देखिए कैसे याद रखेंगे, गा से गोमती और गा से गंगा और गा से गाजीपुर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है, गंगा गोमती गाजीपुर, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट है यूपी में गंगा नदी किन नदियों से मिलकर बनी है। तो दोस्तों आपको पता है यूपी में जो गंगा नदी है अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी है। और अगला हमारा पॉइंट है गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो आपको पता है काफ़ी अच्छे लोग घूमने भी गए होंगे, तो प्रयागराज में संगम होता है। और यमुना की नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो 1371 किलोमीटर है यमुना नदी की लंबाई, ठीक है ना। चलिए उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो यमुना नदी के किनारे मथुरा, इटावा और आगरा स्थित हैं। दोस्तों आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है।
ठीक है ना, ये मेरा आपसे प्रश्न है, आप हमें ज़रूर इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगला अगर हम बात करें पॉइंट की, तो प्रदेश की प्रमुख नदी जो रामगंगा है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो 600 किलोमीटर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, प्रदेश में जो नदी है शारदा नदी, उसके अन्य नाम क्या है। आपको हो सकता है शारदा नदी के नाम से आप ना जानते हो, उसके अन्य नाम हम आपको बता दें, जैसे काली नदी या काली गंगा, सरयू या पूर्वी गंगा। ये सारे ही जो नाम हैं आपके शारदा नदी के नाम है, आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। अगला हमारा पॉइंट की बात करते हैं, तो गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे पे है। अगर हम नोट थोड़ा देख लेते हैं, बता दें इस पर आपको कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर या वो जगह है, तो बेतवा नदी के किनारे है हमीरपुर, अयोध्या नदी के किनारे सरयू है, जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे है, और मिर्ज़ापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे पर है। ठीक है ना दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है, हिंगवा झील प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो हिंगवा झील कहाँ पर है, वाराणसी में है। दोस्तों ऐसे शानदार प्रश्न आपको चैनल पर नहीं मिलेंगे। देखिए हर चैनल पे आपको पता है मोस्टली आपका समय ज़्यादा जाएगा, आपको कंटेंट बहुत कम मिलेगा। कंटेंट वो इतना पढ़ा देंगे आपको जिसमें पूरा पता चला 2 घंटे की वीडियो है, आपको फंसेगा 1 मिनट का भी नहीं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे पढ़ना है, कम समय में अच्छा कंटेंट कौन दे रहा, हमारा चैनल दे रहा। कौन सा, गुरुकुल शिक्षा यूपी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है वो कौन सी है, लाल मिट्टी और काली मिट्टी है। और कांपे मिट्टी जो मैंने अभी आपको बात करी थी कांपे मिट्टी की, तो उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है, तो ये यमुना और गंगा के मैदान जो है मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है वनस्पति क्षेत्र में कटाई, रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, और तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। अगर हम बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, अब आ जाते हैं, तो प्रदेश में हीरा और रॉक फॉस्फेट किस जिले में पाया जाता है, तो बांदा में पाया जाता है। दोस्तों एक प्रश्न बन चुका है जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में हीरा सबसे ज़्यादा किस जिले में पाया जाता है, तो बांदा में। आपको याद रखना है, हीरा और फॉस्फेट मैंने इसीलिए दोनों रख दिए हैं। प्रश्न अगर दोनों में से कोई भी आ जाए आपसे गलत नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो रेणुकूट में स्थापित किया गया है। प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में सबसे पाया जाता है दोस्तों, तो प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो शारदा रामगंगा नदियों से पाया जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम जिले में कहाँ पर पाया जाता है, तो यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, तो ललितपुर जिले में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है, तो चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है हमारा उत्तर प्रदेश 2nd नंबर पे है। और चलिए अगले पॉइंट अगर हम बात करें, भारत में गेहूं उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही जो गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, अमरूद उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होता है, तो आगरा और इलाहाबाद, ये जोड़ा जो है अमरूद उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है ना, आगरा और इलाहाबाद का। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय है। और पहला अगर हम बात करें तो आ जाता है राजस्थान। दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान में बाजरा जो है मुख्य फसल है, ठीक है ना, बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, प्रदेश में किस मौसम में सरसों की फसल की जाती है, तो रवि, ठीक है ना, आपको याद रखना चाहिए, रवि में की जाती है। और अगला हमारा पॉइंट है, प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब करी गई, तो 1 मई 1920 को करी गई। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है गन्ना उत्पादन की दृष्टि से। और प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा होती है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में कुआं और नलकूप के द्वारा सर्वाधिक होती है जो कि 70% है। उसके बाद आ जाता है नहरों के द्वारा सिंचाई होती है जो कि 17% है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की जो आगरा नहर है वो किस नदी से निकाली गई है, तो वो यमुना नदी से निकाली गई है। और अगला हमारा पॉइंट है, क्योंकि यमुना नदी आपको पता है उत्तर प्रदेश और मथुरा से होकर निकलती है, आगरा और मथुरा से ही होकर निकलती है। अगला हमारा पॉइंट है, प्रश्न के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई गई थी, तो वो गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई थी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, प्रदेश में मिर्ज़ापुर के जो रेणुकूट नामक स्थान पर जो एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित है उसको किस परियोजना के द्वारा बिजली उपलब्ध कराई जाती है, तो रिहंद बांध परियोजना के द्वारा। और रिहंद बांध परियोजना का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, तो गोविंद सागर परियोजना भी इसी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन ज़रूर कर लें दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो शारदा जो नहर है सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना। चलिए
प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है बांध परियोजना, आपको याद होनी चाहिए यूपी की, आपकी शिक्षक भर्ती में या आपकी लेखपाल भर्ती में किसी में भी पूछी जा सकती हैं। अगला हमारा पॉइंट है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये पिपरी सोनभद्र में है। और किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल जो है गंडक परियोजना में शामिल है। ये सारी परियोजना से संबंधित जो प्रश्न आते हैं मैंने सारे रख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट है नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो बुलंदशहर नरोरा में। और अगले पॉइंट की बात करें, वन संरक्षण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो 1980 ईस्वी में हुई। आपको दोस्तों ये याद रखना है, वन संरक्षण और केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब होती है? तो 1948 में हुई है। और अगले पॉइंट के अगर हम देखें तो भारतीय वन्य जीव परिषद की बात कर रहे हैं, तो भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में हुई है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जिनकी परिषद है, जिनको आपको पता होना चाहिए इनकी स्थापना कब हुई, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये। अगला हमारा पॉइंट है बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो चीड़ की राल का प्रयोग होता है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कत्था, जो देखा है आपने, जो पान में कत्था पड़ता है, उसको किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो खैर से। ये खैर जो वृक्ष का नाम है, इससे बनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया था? तो 1972 में किया था। और उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य जीव समवर्ती सूची में आ गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन में। देखिए दोस्तों प्रश्नों का तरीका क्या होता है, एग्जामिनर प्रश्न वही होते हैं, बस उनको पूछ देता है घुमाकर, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना है हमारी वीडियो में से कि आपसे प्रश्न घुमाकर भी पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। घुमाकर कैसे पूछते हैं, आपसे यही पूछ दिया जाएगा 42वें संविधान संशोधन में वन तथा वन्य जीव किस सूची में शामिल किए गए हैं दोस्तों? तो इस समवर्ती सूची में हो जाएगा ना। तो इस तरीके से प्रश्नों को घुमाया जाता। बच्चे नहीं, आपको तो पता होगा, समझदार हैं आप। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो तनिया घाट अभ्यारण्य। कुछ नोट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी अभ्यारण्य हैं और किस जगह पर है आप देख लेते हैं। लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, किशनपुर अभ्यारण्य है। और मेरठ में अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर अभ्यारण्य है। ललितपुर में हम बात करें तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य है। और उन्नाव की अगर आप बात करते हैं तो नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो उन्नाव में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य ये पूछ लिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या आ जाता है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभ्यारण्य में देखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। डॉल्फिन मछली आपको पता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये रामपुर अभ्यारण्य में मिल जाता है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 7.30% है, ठीक है ना। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम सीमाओं की बात करें तो ये कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं? तो 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तर में है। और दक्षिण की अगर पूछ दिया जाता है आपसे तो विंध्य पर्वत जो है ना वो दक्षिण में है। दोस्तों आपको ऐसे याद करना चलना है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, गंगा यमुना के जो मैदान में प्राचीन काम्प निष्पेक्ष क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको बांगर कहा जाता है। जो प्राचीन है काम्प क्षेत्र उसको बांगर कहते हैं, और नवीन काम्प क्षेत्र को क्या जाता है, खादर कहा जाता है। तो इस तरीके से बांगर खादर कहा जाता है इनको। अगला हमारा पॉइंट है विंध्याचल जो पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ? तो ये कैब्रियन काल में हुआ है, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, समतल तथा दलदली भूमि कहाँ होती है? तो ये तराई क्षेत्र में समतल और दलदली क्षेत्र की जो भूमि है वो पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रदेश के तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कौन सी कृषि की जाती है? तो तराई क्षेत्र में आपको भूमि का पता चल गया कैसी है। तो वहाँ की कृषि की हम बात करें तो धान और गन्ने की कृषि की जाती है। आपको पता है दोस्तों धान की खेती में पानी की, ये नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें, तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? तो भावर क्षेत्र कहते हैं ना इनको। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इटावा जो है वो अवनलिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है तो कौन है? वो सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर होती है? तो आगरा में होती है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो दोस्तों गोरखपुर में होती है ना। कहाँ पर? गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे कम बारिश होती है मथुरा में होती है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, प्रदेश में मई जून के महीने में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। नहीं, पुराने ज़माने में बोलते थे, अभी भी बोलते हैं काफ़ी लोग गाँव में कि देखो लू चलने लगी है ना, तो वही लू इसको कहा जाता है जो मई जून की पवनें चलती हैं।
उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी मानसून कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, पूर्वी मानसून किसको कहा जाता है? तो जो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं उनको पूर्वी मानसून कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है? तो वो चक्रवाती एवं संवहनी वर्षा होती है। और प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर कौन सा पूछा है आपसे, तो बलिया है सबसे पूर्वी जिला, और उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लें आप। तो लखीमपुर खीरी है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। और राजस्थान सीमा के, जो राजस्थान राज्य है उसकी सीमा से जुड़ा हुआ जिला कौन सा है? तो मथुरा है, जो कि भरतपुर से और मथुरा की जो हाईवे है उससे टच होता है ये। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? वो है सोनभद्र है। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची जो पहाड़ियां हैं कौन सी? सोनाकर, कैमूर, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, और आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।